देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुस्लिम समुदाय के लिए अपना अहम योगदान देने वाले देश की बड़ी सियासी व समाजी शख्सियत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के सरप्रस्त जनाब के रहमान खान साहब मौजूद हैं। हम आपको बताएं कि के रहमान खान साहब और पिछले दिनों ऑब्जेक्टिव इस्लामिक स्टडीज की ओर से मुस्लिम समुदाय के लिए उनके इन्हीं सियासी और समाजी योगदान को देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय संविधान को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि देश का संविधान बदला जा रहा है, कोई कहता है कि देश में संविधान नाम की कोई चीज अब बाकी ही नहीं बची है। आखिर क्या सच में संविधान खतरे में है? क्या संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, तो इस सरकार में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जमकर के किया जा रहा है। मंत्री, सांसद, विधायक संविधान की जो शपथ लेते हैं, क्या ये सिर्फ दिखावा है? और जो शपथ ली जाती है वो सिर्फ दिखावे के तौर पर ली जाती है? आखिर संविधान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, इससे किस तरह से निपटा जाएगा? और साथ ही साथ इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स यानी IMCR का इस पूरे सिनेरियो में क्या कुछ रोल रहता है? ये तमाम अहम सवाल हैं जिसे आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ के रहमान खान साहब मौजूद हैं। के रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। रहमान साहब, सबसे पहले हम आपसे ही एक सवाल ये समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में संविधान खतरे में है? क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो, देश जोड़ो की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि सीधे सीधे भारत तोड़ो यात्रा बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है। लेकिन आखिर संविधान और जिस तरह की बातें इस वक्त सुनने में आ रही हैं, आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए, हम आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपने सवाल उठाया कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे शपथ लेते हैं क्या वो अपनी जो जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं जो शपथ लिए हैं? ये सब सवाल आज हर कॉमन आदमी के जहन में उलझन पैदा हुई। जिस तरह से मुल्क में एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है जहां लोगों में एक अलग अलग समुदाय के लोगों को दूर किया जा रहा है, यानी हिंदू मुसलमान एक सेपरेट आइडेंटिटी हो गए हैं। ये मुल्क के ये दो अलग अलग हिस्से बना दिए गए हैं। अब एक समुदाय जो मेजॉरिटी में है वो एक माइनॉरिटी को इस तरह की मैसेज दे रहा है कि आपका कोई रोल नहीं है हिंदुस्तान में, आपको हमारे रहम करम पर रहना चाहिए। इस किस्म के जो इख्तिदार में जो लोग हैं, उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, वो इस तरह का मैसेज दे रहे हैं मुल्क को। तो इसका नतीजा यह है कि कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटीज अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, उनके हुकूक को पामाल किया जा रहा है, उनको जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं, और जो उनको सिविल राइट्स हैं वो भी मिल नहीं रहे हैं, और उनको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां ये, क्योंकि पार्लियामेंट में भी उनकी आवाज नहीं उठाने होता,
और असेंबलियों में भी कहीं भी उनकी आवाज उठाने नहीं चाहता। मीडिया तो उनकी आवाज को दबा देता है। तो इस तरह का माहौल मुल्क में बन गया है और ये मुल्क के लिए खतरा है। लेकिन एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि कहीं पे माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाई नहीं जा रही है, हर जगह जो है एक तरह से मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समुदाय को साइड लाइन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो सब वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि देश में जो कुछ है वो सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ चंगा सी है भारत में। खुद मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता जब बाहर जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि नहीं, भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुसलमानों के लिए। किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये जो हुकूमत कहती है या हमारे वजीर आजम जाके विदेशों में अपना बयान देते हैं कि सब कुछ ठीक है मुल्क में, ये बयान बाजी है। अब चाहे यूएन का रिपोर्ट देख लीजिए या अमेरिका के दूसरे जो हमारे यूरोपियन नेशन की जो तहरीक है वो उसके और यूएनओ के, ये सब देख लेंगे तो वो एक कोई भी हिंदुस्तान में जो हो रहा है, कम्युनल वायलेंसेस जो हो रहे हैं, इसकी सर्टिफिकेट बाहर के लोग नहीं दे रहे हैं, खुद हम ही अपनी पीठ थपक रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। उसमें कोई वजन नहीं है। तो यानी ये जो तो बातें कही जा रही हैं ये सब बेमाना है। ये सब बिल्कुल बेमान है, क्योंकि हकीकत जमीनी हकीकत अलग है। इससे इसके कहने से जो हालात गुजर रहे हैं उसमें कोई तब्दीली आनी, ये बयानबाजी से कोई नहीं होगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी जिम्मेदार, अगर वो देखें अपने आप को, अपने जमीर को जवाब दें, तो तभी मालूम होगा कि क्या हो रहा है मुल्क में। अब जो जब से ये जो मोदी की सरकार इख्तिदार में आई है, ये ऐसे फोर्सेस उभर गए हैं जिनका हमें पहले से ही डर था। जो जो ये संघ परिवार जो हम उसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हुकूमत उनके ऊपर काबू नहीं पा रही है। वो जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं ये नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर करवाएंगे या हुकूमत के जिम्मेदार ये करा रहे हैं, मगर हुकूमत के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, और वो जो शपथ जैसा कि आपने कहा वो लिए वो नहीं निभा रहे हैं, और किसी दबाव में उनके पार्टी या आरएसएस जैसे संगठन के और उनके जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके दबाव में हुकूमत आ गई है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं, आखिर वजह क्या लगती है आपको? चूंकि अगर बात हम करें भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की, जाहिर है कि तकरीबन 9 साल पहले 2014 में वो सत्ता में आई है। अचानक 9 सालों में, 10 सालों में ये तमाम चीजें इस तरह से तो नहीं बदलती। देखिए, आप आपको तारीख उठा के देखिए, ये सत्ता में इसी वक्त आए हैं जब दो कम्युनिटीज में आपने कम्युनलिज्म को बढ़ावा जिस वक्त भी दिया। आप पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वाजपेयी साहब के जमाने में, उस वक्त भी आडवाणी जी की यात्रा पूरे मुल्क में निकली। एक माहौल, कम्युनल माहौल को बढ़ावा दिया गया, बाबरी मस्जिद का ये इशू को उछाला गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त भी बीजेपी इख्तिदार में आई। और इनको अब मालूम हो गया कि अगर हम इख्तिदार को आना है तो एक ही रास्ता है, ये वाहिद रास्ता है, क्योंकि तरक्की, डेवलपमेंट सिर्फ बयानबाजी है। तरक्की और डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए था मुल्क को, वो जिस तेजी से रफ्तार से तरक्की होना चाहिए था, जिस तरह से जीडीपी गिरती जा रही है, इससे ये हो जाता है कि मुल्क के जो फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही मुश्किल में है मुल्क। तो अब उनके लिए इन तमाम चीज़ों को
अगर लोगों के सामने गए हैं तो कुछ ना कुछ एक इशू, एमोटिव इशू लेके ये जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ मुल्क की ये जो कम्युनलिज्म है, में उसको आगे लाते हैं कि मुसलमानों को एक ऐसा पेश कर रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान ये टेररिस्ट है, हर मुसलमान इसमें एक एक किस्म का माहौल अपने बयानबाजी से, अखबारों से, कि मुसलमान टेररिज्म में इन्वॉल्व है। अगर ये कहे तो हर बेचारे कॉमन आदमी क्या क्या कर सकेगा, वो मानता है इनकी बातों को, तो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है ऐसे प्रोपोगंडे के, तो वोट के टाइम पे ये इस्तेमाल करते हैं। अब जो कि इलेक्शन कर्नाटक में नजदीक आ रहा है, वहां पर कम्युनलिज्म को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, हर जगह बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उनका एक एजेंडा है उनके पास कि इसी तरह से हम अपनी हुकूमतें बना सकते हैं, ना कि अपने परफॉर्मेंस पे हुकूमत बना नहीं सकते। तो सरकार परफॉर्मेंस को छोड़ करके इस तरह के एजेंडे को बढ़ा रही है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं लेकिन है। ऐसे जी 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 ऐसा इसी तरह के एजेंडे से वो कामयाब होना चाहते हैं। और ये सिलसिला देखिए, अगर कंपेयर करें, स्टेट में ये फेल हो गए हैं। स्टेटों में इनकी सरकार, इनके बलबूते पर चंद सरकारें आए हैं, बाकी के जो भी सरकारें इनके हैं, जो एमएलएस को खरीदो फरोख्त करके उनको दूसरे पार्टियों से काट कर ला के ये सरकारें चला रहे हैं। अगर इनके लिए जाए तो इनकी बलबूते पर 4-5 रियासतें ही इलेक्ट होके आए हैं। बाकी के पूरे हिंदुस्तान में अगर हम ये जायजा लेंगे, या तो अपोजिशन के सरकारें हैं, या दूसरे रीजनल पार्टीज के सरकारें हैं, या तो जो कांग्रेस की सरकारें आई हैं वहां पर एमएलए तो खरीदो फरोख्त के लाके हैं। तो ये कैसी सरकार है? ये कैसी डेमोक्रेसी है? हम इसको डेमोक्रेसी कैसे तस्वुर करेंगे? मानेंगे भी कैसे डेमोक्रेसी? ये तो मेजॉरिटी का एक रूल है, मेजॉरिटी हम हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि मौजूदा लोकतंत्र, जाहिर है कि जो एक खाका जो पूर्वजों ने देखा था और जिस तरह से इस लोकतंत्र को लेकर के अपने जहन में एक चीज डिजाइन की गई थी, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो कोई राय नहीं। जो हमारे इसके कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ने जो जिस जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिस मकसद को हासिल करना चाहिए था, आपस में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो हमारा स्लोगन था, इस तमाम को ख़त्म किया जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी, हम मेजॉरिटी है, हम मेजॉरिटी रूल, हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं है हमारे पास, मेजॉरिटेरियन रूल है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को यानी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं। अब जैसा कि हमारे हुकूक हैं, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वही होती है जो हर इंसान अपने आप को ये महसूस करेगा कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुझे पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आज लगभग 30-35 करोड़ लोगों को उनको वो खुद फील करते हैं कि हमको यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ना हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर लोगों के हुकूक नहीं मिले तो वो क्या डेमोक्रेसी है? तो इसलिए जैसा कि अंबेडकर ने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये खदशात जाहिर किए थे, 1930 में ये खदशात जाहिर किए थे
कि हिंदुस्तान में अगर सही कॉन्स्टिट्यूशन, सही तहफ़्फ़ुज़ माइनॉरिटीज़ और वल्नरेबल सेक्शन जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल 10 उनको तहफ़्फ़ुज़ सही तरीके से नहीं देंगे तो यहाँ मेजॉरिटियन रूल होगा। और एक पर्टिकुलर मेजॉरिटियों में भी ऑर्थोडॉक्स लोगों की, ऑर्थोडॉक्स हिंदू जो होंगे वो रूल करेंगे। ये उन्होंने 1930 में ही इसका एक खाका दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो बता दिए हैं। और जो आज हो रहा है वो एक 100 साल, लगभग 100 साल पहले उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो इससे जाहिर होता है कि वो प्रेडिक्ट किए हैं अगर सही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाए, सही हुकूमतें नहीं आएंगे तो ये होने वाला है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह का एक खदशा जाहिर किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1930 में, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात जाहिर है कि ये 1-2 साल में या चंद सालों में चीजें नहीं हुई हैं, तो आखिर जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इस खदशे को सामने रखते हुए आखिर इस तरह के स्टेप क्यों नहीं उठाए कि अगर इस तरह से कुछ लोग अगर सामने आते हैं तो उनके लिए कुछ जो है इकदाम किए जाने चाहिए थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाता है तो उसको वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट तो हो सकता है, मगर ये खदशात का ना किसी को अंदाजा था। यानी जो भी पिछले सरकारें गुजरे हैं, या कांग्रेस के हो या दूसरे सरकारें हो, वो किसी तरह से इस तरह की हुकूमत आएगी इसका अंदेशा, हालांकि अंबेडकर ने प्रिडिक्ट किया था। तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टीज जो चाहे कांग्रेस इतने कम लगभग 50-60 साल इख्तिदार में रही, वो इससे सबक नहीं की। और वक्त ये खतरे की घंटी उनके समझ में नहीं आया और वो सही इकदाम नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो फिर एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, आपने बताया कि संविधान को इस वक्त कई तरह के चैलेंजेस का सामना है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। फिर ये जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये किस बात की शपथ लेते हैं? देखिए, शपथ लेना एक बात है, उसके ऊपर चलना अलग बात है। अब सियासत इतनी नीची सतह पर हो गई है कि ये शपथ का माना ही, अगर मॉरल और कॉन्शियंस को हम से काम करेंगे तो शपथ का की कुछ वैल्यू होगी। अभी हम मोरालिटी कॉन्शियंस कुछ नहीं है, मैं शपथ ले रहा हूँ सिर्फ ये एक दिखावे के लिए शपथ ले रहा हूँ, ना कि मैं उस पर कमिट करके ये मेरा जिम्मेदारी है, मुझे इसके ऊपर पूरी ताकत लगा के मैं अपने शपथ को, हमारे संविधान को मैं बरकरार रखूंगा, ये शपथ लेते हैं। मगर वो शपथ के ऊपर कोई भी आज चलता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि वही नहीं शपथ लेते, हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी शपथ लेते हैं। जब वो कोई ऑफिस अज्यूम करते हैं तो वो भी शपथ लेते हैं। अब शपथ का ये जो रेलेवेंस खत्म कर दिए है। बिल्कुल, ये अब रस्म-मज़ाक़ी बन शपथ गया है। रिलायंस नहीं है, मजाइक बन गया है। बिल्कुल। ज़ाहिर है कि आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें एक तरह से मज़ाक बन रही हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब इस तरह के हालात बन रहे हैं, तो ऐसे में क्या विपक्षी दलों को, कांग्रेस को और जो संविधान को लेकर के चिंतित हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि आखिर क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो संविधान को या संवैधानिक संस्थाओं के लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाना चाहिए? देखिए, अपोजिशन को एक मुनज़्ज़म तरीके से कमजोर कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं, जो हम हालात का देख रहे हैं, तो ये जो मनी हैज डोमिनेटेड इन द पॉलिटिक्स, यानी कि अब जो इख्तिदार को हासिल करने के लिए आप खरीद सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, पैसा का बेजा इस्तेमाल करके इख्तिदार हासिल कर सकते हैं। तो कोई एक सही रास्ता, अब इख्तिदार हासिल करना ये कि मकसद बच गया है, और कोई डेमोक्रेसी में और कुछ नहीं, हम इख्तिदार को आना है, किसी भी तरीके से इख्तिदार को आना आ जाए। तो इस माहौल में
आपको कॉन्स्टिट्यूशन कोई पूछेगा भी नहीं, उसके ऊपर नहीं चलेंगे। तो हमारे कोर्ट्स को इस के ऊपर कुछ लोगों का एतमाद है। इस माहौल में हमारे जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा और वो एतमाद फिर बरकरार करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा कि एक संविधान हमारे पास है और एक संविधान हर एक को राइट्स देता है। इस तरह का माहौल अगर हिंदुस्तान में पैदा होना है तो मैं समझता हूं हमारे जुडिशियरी को प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस वक्त जुडिशरी जिस तरह से एक्टिव रोल प्ले किया जाना चाहिए था वो कर पा रही है? नहीं है, कहीं कहीं जुडिशियरी भी फेल हुए, मगर वही एक सहारा है। हम उस वो सहारे को भी नाकाम करने नहीं देना चाहिए। कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट जो हमारे जुडिशियरी है उसको ताकतवर बनाना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है कुछ कहाँ अब हमको कामयाबी मिले या ना मिले, मगर एक ही मुझे लगता है कि सहारा हमारी जुडिशियरी है, ताकि उन्हीं के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अगर नहीं मिल रहे हैं तो दिलवाने का जो हक है और या पावर है वो सिर्फ जुडिशरी को है। जुडिशरी अगर चाहे तो ये जो कॉन्फिडेंस रेस्टोर कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शपथ लेते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि हमारे जुडिशरी में उतने तो कोशिश उतनी काबिलियत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो शपथ ली है उसको उस पर पूरा चलने की उम्मीद उन्हीं से नजर आ रही है मुझे लास्ट करन। और लेकिन एक सवाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चूंकि आप जिस तरह से मुसलमानों के लिए आपने काम किया और पिछले दिनों जिस तरह से आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा किया, जो मुसलमानों को लेकर के चैलेंजेस इस वक्त इस मुल्क में है जिसका आपने जिक्र किया, दलितों पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, उनकी हत्या किए जाने की बात की जाती है, जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं वो सीधे तौर पर जो है इस बात को बार बार कहते हैं, उकसावे की एक तरह से राजनीति करते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या किया जाना चाहिए मुसलमानों के लिए? क्या कुछ आपके पास संदेश है? देखिए, मुसलमान, मैं ये मानता हूं कि एक कश्मकश के दौर से चल रहा है, मगर देखिए मुसलमान भी अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ ऐसा लगता है कि मुसलमान आज वो जो वक्त था वो खो दिए हैं हमने। हमने इन 75 सालों में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। हम ये समझते रहे कि हमारे पूरे हुकूक गवर्नमेंट देगी, यानी पूरा दारोमदार हम हुकूमतों पर किए, कॉन्स्टिट्यूशन पे किए। अपनी ताकत और अपने जरिए अपने आप को मजबूत करने की मुसलमान हिंदुस्तान में कभी भी कोशिश नहीं किया। हर हर फील्ड में कमजोर है हम। तो अब चाहिए कि मुसलमान में मुल्क में एक ऐसा अपने आप को पोजीशन बनाएं, इतना मजबूत बनाएं, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, इन तीनों फील्ड में उनको आगे आना है। हो सकता है हम बहुत वक्त हम खो दिए, मगर अभी वक्त है कि हम एक एजेंडा के तहत हम आने वाले 10-20 साल में अपने आप को मजबूत होने की कोशिश करें। हम हुकूमत के रहमो करम पर जीना छोड़ दें, उनसे कोई उम्मीद नहीं है, हमें हुकूमतों से कोई उम्मीद नहीं है। अपने आप को तालीम में, माश में, इंडस्ट्रीज में हमें किसी से कम नहीं है। हमारे जो भी इंटेलिजेंशिया है किसी से, मुल्क के दूसरे लोगों से कोई इन्फीरियर नहीं है। तो अगर हम ये चैलेंज ले सकते हैं तो आज वक्त आ गया है कि मुसलमानों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। और इस मुल्क में हमारा पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे अक़लियतों का पोजीशन है, अब हमारे सरदार सिख भाइयों को देखिए कि वो भी अक़लियत है, वो उनका पोजीशन इतना खराब नहीं है क्योंकि वो अपने आप को मजबूत किए हैं और वो मुल्क को कुछ दे रहे हैं। अब हम क्या दे रहे हैं?
मुसलमान अगर, क्यों आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है? आपकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अगर यानी अपनी जरूरत समाज में, महसूस कराना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अब समाज में अगर आपकी जरूरत है तो आपकी इज्जत होती है। आपको किसी की जरूरत नहीं तो आपको पूछने वाला भी नहीं होगा। तो हमको, हम एक मुकाम गया कि हम इस मुल्क को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे तालीम के मैदान से कंट्रीब्यूट करो, चाहे दूसरे मैदान, सोशल सेक्टर मैदान को। आपका आप अब वो सब हर आदमी ये समझना चाहिए आपकी जरूरत इस मुल्क को है। अगर जब तक वो पोजीशन हम कन्वर्ट नहीं करते, ये प्रॉब्लम्स हमको फेस करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और ये, सवाल। जी 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 जी, आप फरमाइए। नहीं, हम ये सवाल समझना चाह रहे थे कि जिस तरीके से, चूंकि आप आईएमसीआर के सरपरस्तों में से भी हैं, जाहिर है कि बहुत सारी जगहों पे आपने उनकी एक्टिविटीज को देखा। आखिर हम ये समझना चाहेंगे कि एक समाजी बेदारी होती है, और जैसा कि आपने अपनी बातचीत में कानूनी चाराजोई की बात की है, आखिर क्या ऐसा किया जाना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज आगे लाई जाए? इन दोनों में तरजीहात में क्या शामिल की जा सकती है? देखिए, आईएमसीआर का जो ये जो अब्रिविएशन जो हम कहते हैं, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल एंड राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल राइट्स है। अब हमको चाहिए कि राइट्स किस तरह से हासिल कर सकेंगे। अब ये राइट्स कौन देगा हमको? ये तो, अब हम तो, हुकूमत हमारे राइट्स को छीन ले रही है। तो हमको ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से हासिल करना पड़ेगा, जुडिशियरी से हासिल करना है। या किसी का राइट मारा जा रहा है तो ये जुडिशियरी है जो राइट दिला सकती है। तो आईएमसीआर को जुडिशियल साइड में हमारे इश्यूज को ले जाने के लिए एक्टिव होना चाहिए। अब दूसरे दूसरे अगर शोबों में काम करने से, मैं समझता हूँ कि अगर आईएमसीआर यही हमारे राइट्स को हासिल करने में कोर्ट से रुजू करेंगे, जुडिशियरी से रुजू करेंगे, और एक लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये इस तरह से हासिल किए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। अगर उसके बजाय हम आवाज उठाते रहें और तहरीक कुछ नहीं हो, तो कोई बहुत से तंजीमें आए और चले गए। तो इसलिए हमारे सबसे बड़ी, अगर आईएमसीआर को एक फॉल और एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो हमको लिमिटेड अप्रोच होना चाहिए। हम अब, जैसा कि आप इसके अगराज और मकासद में ये वेरी क्लियर है कि सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ये इदारा बना है, और कोई हम काम नहीं लेना चाहिए। और अब हमको पूरी काम इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि सिविल और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर कहीं भी मुल्क के किसी भी कोने में अगर ये राइट छीना जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना है, और हमको जुडिशियरी का सहारा लेना चाहिए। अभी हाल ही में बहुत से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिससे लोग डरे हुए हैं। अगर ये बयानात जाहिर है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्रिमिनल है। अब हमारे इदारे या हमारे अकाबिर, हमारे वकला खामोश रहेंगे तो गरीब मुसलमान क्या करेगा? पिटेगा ना। तो हमको चाहिए कि कोर्टों का सहारा ले, और मैं समझता हूं कि आईएमसीआर को उसी की तरफ काम करना चाहिए कि जिसके भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को दबाया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है, उसको आगे लेके उठे और उसको कोर्ट का सहारा ले। जैसा कि बहुत से तरीके से पीएल दाखिल कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं, क्रिमिनल एफआईआर फाइल कर सकते हैं। ये सब ये फील्ड में एक्टिव होना चाहिए एमसीआर। बहुत बहुत शुक्रिया के रहमान खान साहब, आपने विस्तार से बातचीत की और तमाम मुद्दों पर खुल करके बताया कि आखिर किस तरह से संविधान को इस वक्त चैलेंजेस हैं और कैसे इस तरह के चैलेंजेस से निपटा जा सकता है
बचा जा सकता है। साथ ही साथ मुसलमानों का इसमें क्या रोल है, आईएनसीआर का क्या कुछ रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। बहुत शुक्रिया सर, कल इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी किसी और। जी इंशाल्लाह अदीप भाई कल से कल आ पूछ रहे हैं देखो। जी अदीप भाई से पूछूंगा। हाँ।